मेडिकल साइंस का वैसे भी बहुत बड़ा दबदबा है क्योंकि एड्स बहुत है, डॉक्टर्स बहुत हैं। तो ये आयुर्वेद को फिर हम सिस्टम में लेके कैसे आएंगे? स्वस्थ आदमी हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए आयुर्वेद की जरूरत है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी साइंस, बट येस एट द सेम टाइम आई बिलीव इट कि साइंस की जहाँ जरूरत है वहीं होना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद की जरूरत है वहाँ आयुर्वेद ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जितना भी मेडिकल साइंस है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जो दवाई बना रही है, वो क्या हमको बीमार रखना चाहती है? मैं ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपका, और बहुत मैं इसको बहुत सेंसिबल तरीके से आंसर देना चाहूँगा कि पहले आपने 100 फार्मर के साथ शुरुआत करी थी, आज 500 फार्मर के साथ जुड़े हो आप, तो बहुत चैलेंजेस फेस हुए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस होता है जब आप किसी फार्मर के साथ में काम करते हो? डिफ़िकल्ट तो सर हर किसी काम को शुरू करने में होता है, बट फार्मर का बेनिफिट देखना है, उसकी इनकम को ग्रो करना है। शुरू में 30,000 बीघा भी नहीं कमा पाता था, आज वो हमारे से लाख रुपए बीघे तक भी कमा रहा है। उसके पास पहले ही पैसे नहीं है तो वो ऑर्गेनिक पे कैसे जाएगा सर? ये आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक नीश ऑडियंस को ग्रैब कर लिया है जिससे आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे हेल्प करोगे सर? करण सिंह तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तो फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने का, और बहुत अच्छा हूँ। एंड आई होप दैट आज कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें जो लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी प्रोवाइड करें। ये पूरा मंच आपका है सर, अगले 1 घंटे के लिए। और दो चार शब्द मैं कुछ पहले बोल देता हूँ ताकि ऑडियंस को एक पूरा रिलेटेबल लग जाए कि किस बारे में पॉडकास्ट पे क्या बात करने वाले हैं। 2014 में आपने कंपनी की शुरुआत करी। इस पॉडकास्ट में आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पूरा इंडिया रिलेट कर पाएगा, वो है हेल्थ। और हर बंदा आज हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है कि मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरा हार्ट रेट अच्छा होना चाहिए, मैं दौड़ भाग अच्छा कर पाऊँ, सारे काम अच्छे से कर पाऊँ। पर हो क्या रहा है सर, आजकल बहुत सारी कंपनीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकाल दिए हैं जो अननोइंगली हमको बहुत हार्म कर रहे हैं। और मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हमने पॉडकास्ट किए हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे हमको कुछ बातें बताई है कि यार देखो, अगर आप ये लेबल पढ़ोगे तो उसके अंदर चेक करोगे। तो आजकल करता क्या हूँ मैं सर कि कभी भी कोई प्रोडक्ट लेता हूँ ना मैं, तो सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि ये लेबल चेक करके बताओ कि मेरे लिए कैसा है ये। तो एक पॉडकास्ट में किसी ने बोला, अभिषेक जी चीनी नहीं खानी चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, नहीं खाएंगे, क्या खाना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि स्टीविया करके आता है, प्लांट बेस्ड है, वो खाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दुर्गेश मंगाया जाए, स्टीविया मंगाया जाए, वही खाएंगे कल से, क्योंकि चीनी नहीं खानी है। चलो प्रोडक्ट मंगा लिया हमने सर। मैंने वापस चैट जीपीटी पे डाला, मैंने कहा ये पहले तो वो टेस्ट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो गया, चीनी से मैं नहीं खा पाऊंगा। स्कैन किया, चैट जीपीटी को पूछा कि ये स्टीविया बताओ कैसा है। तो उसने बताया कि खा तो सकते हो, पर थोड़ा अगर अधिक कंजम्पशन कर दिया तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है। मेरे को तुरंत रिमूव करो इस प्रोडक्ट को। तो पता नहीं चल रहा है आज की तारीख में कि कौन सा प्रोडक्ट खाएं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खाएं, और क्या लेबल पढ़ना चाहिए, किस तरह का लेबल होना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्लीन लेबल है। तो सारी विस्तार में जानकारी आपसे लेंगे सर। नहीं, बहुत अच्छे आप पहले वर्किंग करके आए हैं। मैं सरप्राइज हूँ कि बहुत सारी नॉलेज आपके पास है। गुड सर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकूं आपके माध्यम से। सो करण सर, एक बात बताइए, आप आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा मानते हैं। आप बोलते हैं कि आयुर्वेद ने आपको चुना, ना कि आयुर्वेद को आपने चुना। सबसे पहले ना थोड़ा सी मेरे को खुद पर्सनली जानना है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स से बन रहे हैं। आप आयुर्वेद भी प्रोडक्ट भी नेचुरल रिसोर्स से बना रहे हो, केमिकल भी बन रहे हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स से बन रहे हैं। तो आयुर्वेद में और जो ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, वास्तव में डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो सबसे पहले तो मैं इतनी शुरुआत करना चाहूँगा कि आयुर्वेद दो सिद्धांतों के बेस पे आधारित है। फर्स्ट इज स्वस्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, विच मीन्स कि जो लोग स्वस्थ हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करी जाए। सेकंड है आतुरस्य विकार प्रशमनम। सो इसका मतलब है कि जो इंसान बीमार हो गया है या उसमें कोई बीमारी आ गई है, उसके उस विकार को कैसे रिमूव किया जाए। तो ये दो सिद्धांतों पे आयुर्वेद का पूरा फिलॉसफी आधारित है। और इसी फिलॉसफी पे बेस पे यदि हम बात करें, पूरा जो मैकेनिज्म है, फूड मैकेनिज्म बोलिए, आयुर्वेद का मैकेनिज्म, आयुर्वेद में एक बात बहुत सिंपल तरीके से बताई गई है, आहार ही हमारी औषधि है। और जो आहार आहार यानी अब मैं तो कई बार बहुत अपने लोगों को बोलता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे उन सो कॉल्ड साइंटिस्ट बोल देंगे और ऋषि मुनियों ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको इन्फ्यूज़ किया हमारी डाइट के अंदर,
कि आप इंडिविजुअल कोई भी हर्ब्स उठा के देखिए या किचन का कोई भी आइटम आप इंडिविजुअल उठा के देखिए, आप हल्दी को इंडिविजुअल टेस्ट करके देखिए, आप लौंग इलायची कुछ भी चीज़, अदरक विदरक किसी को भी आप इंडिविजुअल टेस्ट करके आपको उतना अच्छा टेस्टी नहीं लगे। बट व्हेन यू ऐड ऑल दीज थिंग्स इन योर फूड, इट विल गिव एन सो अमेजिंग अरोमा। आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पे भी जाइए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन के अंदर उन्होंने इन्फ्यूज कर दिए। दीज आर ऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी थे, तो उस किचन में हमारी हेल्थ है। और आयुर्वेद में हर बात को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है, किसको किस मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सब के ऊपर पूरा डिटेल में बताया गया। वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग इन दैट कंट्री जिसके पास ये नॉलेज है, ये धरोहर है हमारे पास। तो मतलब आप मतलब कैसे आयुर्वेद में आप कैसा है, मतलब आपका कैसे रुझान बढ़ा इसके अंदर कि मुझे आयुर्वेद के अंदर ही जाना है? ऑलमाइटी वाली बात है कि वो चुन लिया, बट कुछ समथिंग होता है कि नहीं आपका इंटरेस्ट जगने लगा, कैसे हुआ मतलब वो? टू फैक्टर्स थे जो मेजर फैक्टर्स थे। वन इज़ दैट वी बिलोंग्स फ्रॉम फार्मर्स फैमिली। जैसा हम बात करें कि जो हमारे घर परिवार में लोग हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हैं, उनमें काफ़ी लोग हमारे फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। डू कनेक्ट विद देम, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ एन टू प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग अच्छा ग्रो करना चाहते हैं पर उनको एक प्राइस नहीं मिल रहा है। करेक्ट। ठीक है, उनके लिए एक मार्केट की कमी हो रही है। दूसरा, आयुर्वेद के बारे में जब जानकारी मिली तो वो इतना सरप्राइजिंग था कि हमारे पास इतना कुछ है, हम इन दोनों चीज़ों को यदि ब्लेंड कर दें, इट्स लाइक इन दे विल क्रिएट अ वंडरफुल इनकम टू फॉर द फार्मर्स एंड एज वेल एज जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को ये इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ये द टू की फैक्टर्स जब हमने इसको अपने परिवार में डिस्कस किया, हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर रतनपाल सिंह राघव, जब हमने उनके साथ डिस्कस किया, एंड ही इज लाइक एन गॉडफादर टू मी, ही अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज लाइक एन अमेजिंग दैट यू आर डिस्कसिंग नाउ। बाकी लोगों ने, मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स या उन्होंने बोला, ये बोले थे कि क्या तुम सोच रहे हो इस वक्त करने का, ऑलरेडी वॉज इनटू सम अदर बिजनेस एंड नाउ ट्रांसफरिंग इनटू सेल्फ इनटू सम डिफरेंट बिजनेस विच यू डोंट नो। वो जुनून था, एक वो समझ थी कि बस इसको करना है, कुछ करना है। आई डिस्कस विद माय मेंटोर मिस्टर रतनपाल सिंह राघव, एंड शायद आपने वो नाम में भी देखा होगा कि रतन ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। वो एक विजनरी हैं, आई थिंक, जिन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले इस बात को मेरे को समझ लिया कि नहीं करण, दिस इज़ द थिंग वी नीड टू डू। And his vision was very clear at that time that we need to give a pure food to the customers and best to the first customers. उन्होंने हमेशा मेरे को एक बात समझाई कि मैंने अपने जीवन में हमेशा प्योर खाया, मैं गांव से हूँ और मैंने हमेशा एक प्योरिटी के साथ अपना जीवन निकाला है, और आज शायद इसी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी है। तो ऐसा क्या गैप आइडेंटिफाई किया आपने? सो एट दैट टाइम आई वाज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड ऑल, तो वहाँ आपको भी मालूम है, सो कॉल्ड द लाइफस्टाइल इज़ नॉट दैट, एंड फास्ट पेस ऑफ लाइफ में हम जब होते हैं तो हमारे ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। वी समटाइम ईट विच इज़ इन डेड फूड, जिसको हम फिंगर फूड बोलते हैं आज की तारीख में, चलते फिरते भागते कर लेना। वो खा तो रहे हैं, स्टफ तो कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट न्यूट्रिटिव फॉर आवर सेल्फ। बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लाइफ सेल्स, उनको फूड चाहिए, नॉट नॉट our tongue. What we are doing, we are feeding our tongue. जो खा रहे हैं बस, it's like no use. So that was me earlier. अपनी हेल्थ खराब हुई तो अपने आप को ठीक करने के लिए started searching कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, get to know about Ayurveda, and then it is like an eye opening for me कि ये मेरे साथ हो रहा है तो ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। जब अपने आप को ठीक किया, फिर वो सोच लिया कि क्या हुआ था सर आपको? इट्स लाइक इन खुद की हेल्थ खराब हो गई थी। I can easily say immunity kharab, total health was not up to that mark, which is, right now I'm in 48 years of age. वाह, लग नहीं तो सर 40 लग रहे हो अभी आप। 48 years का एज का हूँ मैं इसमें आयुर्वेद का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आयुर्वेद की वजह से ही मैंने ये अपनी एज को बैक किया है। यदि किसी ने मेरे को 30, 35, 37, 38 में देखा होगा, और किस जो मुझे अब देख रहा होगा, वो शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस आयुर्वेद हैज क्रिएटेड इन माय लाइफ। अब यही डिफरेंस मैं लोगों की ज़िंदगी में चेंज करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और 2014 में, पहले 2012 से लेकर 2014 तक हमने पूरा स्टडी किया आयुर्वेद को। आयुर्वेद के ऊपर जो भी बुक्स थे लिखे हुए, उनको पढ़ा, समझा, एंड देन समझ में आया कि हमारे वेदों में ही बहुत कुछ मेंशन किया गया है। अंकल के पास एक फार्म था, जिस फार्म में आंवला लगा हुआ था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पहले से ही लगा हुआ था। एंड ही वाज लाइक सो, जिसको बोलते हैं परेशान, कि लगे हुए हैं, प्राइस नहीं मिलता है हमें इसका। और एंड व्हेन आई एम स्टडिंग एट द सेम टाइम आयुर्वेद को, तो आंवला के बारे में जितना कुछ बोला गया है, आई थिंक किसी भी फ्रूट के बारे में उतना नहीं बात किया। इट्स नोन एज ए गॉड फ्रूट। मैं सबको बोलता हूँ कि आंवला आपकी डाइट में होना चाहिए। द
ओनली सोर्स ऑफ विटामिन सी इन द अर्थ, जिसको बोलते हैं इतना रिचेस्ट सोर्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ उतना विटामिन सी किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं है। और इसका जो खट्टापन है वो लेमन वाला खट्टापन नहीं है। सो इट्स लाइक इन लोग जो बोलते हैं हमें खट्टे से प्रॉब्लम है या उससे प्रॉब्लम है, आंवला इज डिफरेंट। आंवला इज द ओनली फ्रूट विच कैन यू कैन हैव विद मिल्क। तो आंवला कैसे खाना चाहिए सर? मतलब वो कच्चा खाना चाहिए, सूखा खाना चाहिए? इसको किसी भी फॉर्म में, ये अमेजिंग गॉड फ्रूट बोलता हूँ मैं इसको, और ये गॉड फ्रूट इसलिए कि इसको किसी भी फॉर्म में आप लेके जाइए, ये अपनी जो इसकी पोटेंसी है वो खत्म नहीं होती है। कच्चा खा सकते हैं आंवला? कच्चा भी खा सकते हैं आप, इसको जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इनफैक्ट च्यवनप्राश का की इंग्रेडिएंट यदि हम बात करें, द मेजर पार्ट इज आंवला ओनली। पीपल डोंट नो अबाउट दैट। आंवला खाने से बाल काले होते हैं? आंवला खाने से, यस, आंवला खाने से बाल काले भी होते हैं और थोड़े बचते भी हैं। मतलब ट्रू है? मतलब आपने देखा है, कोई स्टडी प्रूवन है? यस, इट इज इन प्रूवन स्टडीज। लाइक आंवला कंज्यूम करने से, आंवला आप कंज्यूम करते हैं, आंवला आपका खाते हैं, तो इससे आपके आईज, स्किन, हेयर, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर अपने आप ही। हाउ दिस वर्क, विटामिन सी इकलौता ऐसा विटामिन है जो अदर विटामिन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। द मोमेंट यू कंज्यूम आंवला, इट विल स्टार्ट, आपके जो अदर विटामिन है यदि आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में इसको ऑब्जर्व कराने में ये हेल्प करता है। सो विटामिन सी इसलिए सबसे ज़्यादा, आपने कोविड में भी सुना होगा विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, वो यही कारण था कि बिकॉज इट हेल्प्स अदर जितने भी दूसरे मिनरल्स एंड विटामिन है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता तो मतलब हर घर में एक आंवले का पेड़ तो होना ही चाहिए। है। लगा सके तो होना चाहिए, बहुत बड़ा होता है। मतलब उससे तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी अगर आंवले का पेड़ होगा। पुराणों में एक ही, आपको ये भी एक हैरानी होगी कि केवल इकलौता ऐसा पेड़ है जिस नवमी बनाई जाती है। जैसे हमारे बहुत सारी नमियाँ बनती हैं, उस तरीके से आंवला नवमी बनती है। हम लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं। आंवला नवमी होने के बाद हम आंवला फ्रूटिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब वी थैंक्स टू गॉड दैट उन्होंने हमें ये फ्रूट दिया है, एंड उसके बाद वो पूजा करने के बाद हम उस नवमी के बाद अपनी कोई भी प्रोडक्शन आंवला प्लांटेशन से लेते हैं। बट सर दो लड़ाई ये है कि आयुर्वेद और मेडिकल साइंस। अब 2025 चल रहा है, मेडिकल साइंस का वैसे भी बहुत बड़ा दबदबा है क्योंकि एड्स बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, ठीक है, और बीमारियां भी बहुत है आजकल। तो मतलब नई नई बीमारी आप सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि ये बीमारियां भी आ गई। तो ये आयुर्वेद को फिर हम सिस्टम में लेके कैसे आएंगे? ये तो टफ जॉब हो जाएगा। आयुर्वेद इज अ लाइफस्टाइल, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको शुरू में भी एक बात बोली है, आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है, और इस लाइफस्टाइल में यानी स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ आदमी हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए आयुर्वेद की ज़रूरत है। वो बीमार ही नहीं पड़ेगा तो देयर इज़ नो मार्केट फॉर एनी मार्केट। द मार्केट होने के बाद ही क्रिएट होता है ना। सो जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप 100 ईयर्स तक ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, इट्स लाइक एन यू विल नेवर विजिट एनी हॉस्पिटल। से आपने कहीं ना किसी मार्केट को अपोज कर दिया। तो बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडस्ट्रीज। येस, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी साइंस, बट येस एट द सेम टाइम आई बिलीव इट कि साइंस की जहाँ ज़रूरत है वहीं होना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद की ज़रूरत है वहाँ आयुर्वेद ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे ऑर्गेनिक के बारे में बताओ सर। मतलब वास्तव में ऑर्गेनिक वर्ड होता क्या है? मतलब कैसे प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सी व्यास जी, मैं बिल्कुल बहुत क्लियर बोलूँगा और बहुत ईमानदारी से इस बात को बोलूँगा कि यहाँ से 100 साल बैक चले जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि अपन किस तरह की फार्मिंग कर रहे थे। 100 years बैक देयर वाज नो केमिकल, नो फर्टिलाइजर एंड नो पेस्टिसाइड। तो हमारे लोगों को फूड मिल रहा था एंड वो कंज्यूम कर रहे थे। दैट इज टोटली ग्रोन ऑर्गेनिकली विदाउट एनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इफ़ वी से जहाँ पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर डलता है और वहीं पर हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग होती है या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात करें, डिफ्रेंशिएट, जहाँ पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर किसी भी तरह का लैंड के ऊपर नहीं डला, वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता वो ऑर्गेनिक हो गया बस। तो जहाँ पे गाय के गोबर ही है। यहाँ पर बिल्कुल, जिसमें गाय, देखिए एक और चीज़ आपने अब बोल दिया, अब इसको कास्टिज्म से नहीं जोड़ा जाए, इसको इस तरीके से देखा जाए कि दो ही चीज़ों को माँ का रूप क्यों दिया गया। एक धरती को हमारी माँ बोला गया है और एक गाय को माँ बोला गया। बाई दिस इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज एक मदर ही एक ऐसी चीज़ है जो टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो हमें देगी, हमसे कभी नहीं लेगी। इन द एंड ऑफ हर लाइफ वो हमारे को आशीर्वाद तक, लास्ट मोमेंट तक हमारे को कि आप बच्चे अच्छा करें, अच्छा करें। सो सी दैट कितना ब्यूटीफुल हमारे इस पूरे सिस्टम में समझाया गया हमें कि इन चीज़ों को मदर बोला जाए। धरती को एक माँ के जैसा पूजा जाता है, एंड एज वेल एज बिकॉज ये जीवनदायी है, जीवन देती है। इट्स लाइक एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, लाइफ है इसके अंदर।
हम उस लाइफ को कैसे खराब कर सकते हैं. इट्स लाइक आयरनी कि पीपल आर सो समटाइम ग्रीड, एक छोटा सा ग्रीड, वो उस ग्रीड के चक्कर में सारा गड़बड़ हो जाता है. जैसे इंडियन सिस्टम के अंदर मतलब मैं ये बात हर बंदा रिलेट कर पाएगा जिसकी भी शादी हुई है और जिसकी भी शादी होने वाली है. शादी सबकी होगी, 99% लोगों की होगी, राइट. जैसे आपने बोला ना कि हम गाय को पूजने का, माँ को पूजने के लिए बोला है, कि धरती को पूजने के लिए बोला है, तो शादी के अंदर एक रिवाज होता है कि ना वहाँ पे गोबर को भी पूजना पड़ता है आपको और धरती को भी पूजना पड़ता है. तो वहाँ पे आपको आपकी मदर यही सिखाएगी, बेटा ना आपकी शादी हो रही है तो मतलब आपको हर बंदे को रेस्पेक्ट देनी है, चीज़ें पूछनी है. बट हम क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज है. थैंक्स ही नहीं देते हैं, थैंक्स ही नहीं देते, मतलब थैंक्स नहीं बोल पाते हैं लोगों को. जो चीज़ हमारे, आप सोचिए, गौमूत्र, गौ का गोबर, गौ का दूध, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलनी है. फील्ड में लाइफ देने के लिए गाय का दूध, हम लोग इनफैक्ट जब हम बनाते हैं, हम अपने खुद के पूरा सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अस. गायें रख रखी है वहाँ पर, तो उन गायों के गोबर से हमारी पूरी खेती इस्तेमाल होती है. गाय का गौमूत्र हमारा खेती में इस्तेमाल होता है, एज इन बायो फर्टिलाइज़र के जैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं. उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, एंड देन उसको फिर स्प्रे के जैसा यूज़ करें, सो दैट किसी तरह की कोई बीमारी. और इस पूरे प्रोसेस में भी लर्न सो मैनी थिंग्स इन लास्ट 15 ईयर्स में, कि किस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, कैसे उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफ्रेंशिएट किया जाए, सो दैट इट विल बी एन हेल्पफुल फॉर मेनी अदर फार्मर्स, कि वो फार्मर भी उस बात को सी. हमारे लोगों को, एंशिएंट लोगों को सब मालूम है. हमारे फार्मर्स के साथ जब मेरा मीटिंग होता है, उनको सब मालूम है ऑर्गेनिक. वो पूछते कि करते क्यों नहीं हो? सर रेट नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता है, प्राइस नहीं मिलता है. अपने लिए वो ऑर्गेनिक ही ग्रो कर रहा है. करेक्ट, खुद के लिए तो वो करते So हैं. this psyche and this system we have break in last 10 years. तो आपको क्या लगता है जितना भी मेडिकल साइंस है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जो दवाई बना रही है, वो क्या हमको बीमार रखना चाहती है कि हम ठीक नहीं हो? मैं, ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपका, और बहुत मैं इसको बहुत सेंसिबल तरीके से आंसर देना चाहूँगा. कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई चाहता है कि आप बीमार हो. मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये हमारे हाथ में है कि हम बीमार हों या नहीं हों. यदि हमें सही जानकारी है और हम सही तरीके से अपने फूड को कंज्यूम करें, तो हम किसी के लिए मार्केट ही नहीं बनेंगे. सो इफ़ वी आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट द लाइफस्टाइल. यदि मैंने आपको बोला डेड फूड अपनी लाइफ के अंदर, क्या आप अपने आप एक मार्केट क्रिएट कर रहे हो किसी के लिए, एंड दे आर हैप्पी कि जितने बीमार होंगे उतने उनके पास आएंगे ही आएंगे. सो हु वांट्स टू लूज मार्केट? नहीं तो फिर यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं ना, वाइट शुगर ही ले लेते हैं अपन, कि वाइट शुगर तो बोलते हैं कि सबसे ख़राब है, कि आप खाओगे तो ग्लूकोज स्पाइक हो जाएगा, ब्लड शुगर हाई बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बीमारी होने लग जाएगी जैसे जैसे आपकी शुगर बढ़ती रहेगी. तो फिर ये सरकार और जितनी भी कंपनी है वो वाइट शुगर को बैन ही क्यों नहीं करवा देती है, अगर ऐसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज सी देखिए, देर आर, आई थिंक इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं. इन टर्म्स ऑफ, आई विल से दैट इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड करा देती हैं, एंड एज वेल एज देर इज इन सर्टेन सेगमेंट इन आवर कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकता है. सो कहीं ना कहीं यदि इन सब चीज़ों को देखा जाए एक कैलकुलेटिव तरीके से, सो गवर्नमेंट का भी ये पार्ट है, यदि इसको चेंज करें, रिप्लेस करें, तो किससे रिप्लेस करें? आई थिंक जैगरी इज़ मोस्ट, और इनफैक्ट हम लोग जैगरी खाने वाले लोग थे आज से 100 साल 150 साल पहले तक. हमारे फूड के अंदर मीठा तो हमारा पार्ट है, लाइफ है. बिना मीठे के कोई भी इंडियंस आई थिंक रह नहीं सकता. बट उसको रिप्लेस कर दिया गया, जैगरी से रिप्लेस करके वाइट शुगर में कर दिया गया, तो दे बिकम सिक. जैगरी में फॉस्फोरस होता है, और वो फॉस्फोरस आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब वो आपकी लाइफ से हट गया, तो आप डेफिनेटली आपने फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई. बॉडी वर्क्स इन दैट वे इटसेल्फ, और आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया तो है. यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो अमीर होगा वो गुड़ खाएगा और जो अमीर नहीं होगा वो शुगर खाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कि फूड पहले गरीबों के ही थे, उसको बना दिया उस तरीके से. अब जब बोलते थे कि गुड़ खा रहा है तो बोले गरीब है, चीनी खा अमीर हो गया. ये चेंज कर दिया, साइकीज चेंज करी है. फूड आज भी वैसा ही है. पुराने लोगों का जो फूड है, बिल्कुल सर वही फूड है. करें सर, कैसे पता करें? मतलब मान लो अगर मार्केट जाता हूँ और जैगरी भी लेके आता हूँ, तो मैं कैसे पता करूँ वो जैगरी जो मुझे मिल रही है वो एकदम शुद्ध है और सही है? ये तो मतलब मैं ढूंढूं तो भी नहीं मिलेगा मेरे को आंसर इसका. देखो, मैं आपको इसका बहुत सिंपल तरीके से आंसर बताता हूँ. ऊपर वाले ने हमें एक टेस्टिंग लैब दिया हुआ है. उससे ब्यूटीफुल टेस्टिंग लैब हम किसी के पास नहीं है. हमारी टंग.
प्योर चीज़, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ आप टेस्ट करेंगे, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा दैट दिस इज़ प्योर विदाउट एनी केमिकल एंड फर्टाइजर। आई कैन गारंटी यू दिस। मतलब आप टेस्ट करेंगे ना जैगरी, आपको केमिकल वाला जैगरी भी खिलाएंगे और आपको ऑर्गेनिक खिलाएंगे, आप इमीडिएटली बोलेंगे वाओ करण सर मजा आ गया, दिस इज द रियल फूड। सिर्फ टेस्ट डिफरेंस से? टेस्ट डिफरेंस उसका इनिशियल फर्स्ट, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्ट डिफरेंट इज द इनिशियल फर्स्ट डिफरेंस व्हिच वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। अच्छा, कोई 10 सालों में आपके कस्टमर से बात करते हैं, मतलब आपने 10 साल हो गया वो काम करते हैं, जो जैगरी ले रहे हैं, जिन्होंने शुगर लेना बंद कर दिया, क्या उनकी हेल्थ में आपने चेंजेस देखे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हुआ है? कुछ ऐसा कोई एग्जांपल शेयर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे घर का ही शेयर करता हूँ। मेरे घर से देखिए, सारी चीज़ें घर से शुरू होती हैं। इफ आई विल से कि यदि कोई भी चीज़ मेरे पेरेंट्स खा रहे हो तो वो सबके पेरेंट्स को मिलना चाहिए। कोई भी मेरा सन यदि किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा हो तो वो सबके बच्चों को मिलना चाहिए। सो घर से ही शुरुआत हुई। अपनी मेरी मदर को शुगर था, अराउंड ऑलवेज रहता था, हमेशा 300 प्लस, इस तरह की अपनी लाइफस्टाइल और उनकी वजह से आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड देन आई माई पेरेंट्स एंड देन उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल एंड देन उसके बाद हम सबके लिए काम करना। तो मदर के ऊपर जब काम करने की बार आई तो उनका वो शुगर इनटेक, बिकॉज शी लव शुगर, तो मीठा खाना हमारा एक अधिकार जैसा है। So she was not ready to leave sugar, but at the same time, when I understand this jaggery is much better than the white sugar, I immediately replace it. Then उनकी डाइट को भी थोड़ा सा ठीक किया। अपने जो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं एक ऐसे शुगर वाले पर्सन के, उनकी डाइट चेंज करी। एंड शुगर भी उनको एनर्जी का एक सोर्स है। इफ़ वी डिडंट गेट शुगर, हमारी बॉडी में हमें शुगर नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल ही एक रिवर्सल फैक्टर एंड मैटर की तरीके से हमारे पर ये वर्क करेगा। तो ये जिसको बोलें कि आज मैंने घर में देखा है कि मेरी मदर यदि शुगर कंज्यूम कर रही है एंड जैगरी के साथ भी कंज्यूम कर रही है, एंड इट इज़ विद माय थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने रेगुलरली अडेप्टेशन लिया है, वाइट शुगर को छोड़ करके जैगरी का इस्तेमाल किया है, उनकी हेल्थ बेटर हुई है कंपैरेटिव टू जिन लोग इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे ये बहुत तेज़ी से रिप्लेस होएगा। करण सर, एक बात बताइए कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही चीज़ है क्या मीठा खाने के लिए? एक तो शुगर और एक जैगरी। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। यस, देयर इज़ एन ऑप्शन। एक ऑप्शन और भी है जिसको स्टीविया के नाम से जाना जाता है, बट आई थिंक अभी उस पे बहुत कुछ करना बाकी है साइंटिस्ट लेवल पे या हमारी अडेप्टेशन वाले लेवल पे। उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं टेस्ट को लेकर के, आफ्टर टेस्ट को लेकर के एंड द ओवरडोज को लेकर के। वेयरएज़ आई थिंक द सेफेस्ट जिसको मैं मानता हूँ वो जैगरी को मानता हूँ, शुगर केन से बनती है, एंड जैगरी पाउडर को मानते हैं कि वो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है वाइट शुगर का यदि हम बात करें तो। तो क्या फ़ायदा है अगर मैं आज चीनी खाता हूँ और चीनी बंद कर देता हूँ और मैं जैगरी खाना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी बॉडी में किस तरह के अलग रिएक्शन होंगे और मेरी बॉडी कैसे दिखेगी? क्या चेंज होगी? क्या ग्लो आएगा या इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज डेफिनेटली इसमें एक फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस हमारी बॉडी पे उसी तरीके से वर्क करता है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग जैगरी का, आप अपना इनटेक शुगर को हटा के लेना चालू करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा। आपको मीठे का तो आप टेस्ट तो आ ही रहा है, प्लस साथ में आपको फॉस्फोरस मिल रहा है बॉडी में, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, एंड इनफैक्ट यू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक, बिकॉज शुगर ही इकलौता ऐसा सोर्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड इफ वी स्टॉप ईटिंग शुगर तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होएगा। टू बैलेंस इट वी नीड टू चेंज आवर शुगर इनटू जैगरी। यदि हमने जैगरी लिया तो हमारा एनर्जी लेवल जो बॉडी में वो मेंटेन रहेगा एंड इट विल नॉट स्पाइक इन और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयर टू द शुगर इट्स वेरी लेस। आप लेते थे पहले और आपने देखा आपकी बॉडी में चेंजेस? मैंने बहुत अपने अंदर ये बदलाव देखे, चेंजेस देखे। द एनर्जी लेवल इन माई सेल्फ इंक्रीज टू सर्टेन लेवल जहाँ मैं खुद भी इमेजिन करता हूँ कि ये छोटी सी डाइट चेंज करें और मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल चेंज हुआ। यस, दिस हेल्प मी अलॉट। कितने दिन में फ़र्क पड़ता है सर एक जैगरी की? जब शुगर छोड़ते हो और जैगरी लेना चालू करते हो तो कितने दिन में आपको अच्छा लगने लगता है? सी वंस यू स्टार्ट टेकिंग इट, ये फूड एकदम से आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, नहीं कर गुड फूड विल गिव यू 100% रिजल्ट, बट इट टेक इट्स ओन टाइम। मतलब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल सी द ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन इन योर बॉडी। अच्छा, गुड़ भी गन्ने से ही बनता है? यस, करेक्ट। बिल्कुल। अब वो गन्ना ही जो है वो ऑर्गेनिक खेती में नहीं आ रहा होगा तो फिर तो जैगरी भी खराब हो गई मेरी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि उसमें तो यही है पूरा प्रोसेस है कि इसकी जो खेती है उस खेती पे ये ध्यान दिया जाए कि उसमें किसी भी तरह के हैवी केमिकल एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हो। एंड टू एंड जब तक उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देके हम काम नहीं कर, गन्ना कोई हमने अभी 10-20-50 साल से नहीं उगा रहे हैं, इस सदियों से उग रहा है। जब उस टाइम पर ऑर्गेनिक हो सकता था तो आज क्यों नहीं? सो इट्स लाइक एन अडेप्टेशन। वी डोंट वांट टू, सब जनरली मेरे को जो एक प्रॉब्लम समझ में आया, फार्मर्स डोंट वांट टू वर्क हार्ड ऑन देयर फील्ड्स। उन्होंने को एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया हमारी केमिकल इंडस्ट्री ने कि आप ये ला लो
और आप इससे आपकी कीड़े ये नहीं लगेंगे। बेसिकली जो भी अढ़ाई वगैरह लगते हैं वो मैनुअली निकाले जाते हैं, वो एक हार्ड वर्क है। सो उस हार्ड वर्क को कम करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री ने आपको ये दे दिया, ये आप ये डालिए और बस। बट उसका जो एडवर्क इस इफेक्ट है वो हम आज देख रहे हैं। आज वी आर द फास्टेस्ट कंट्री जिसके अंदर इतनी तेजी से कैंसर पेशेंट्स हो रहे हैं, और ये किसी के घर को नहीं छोड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन फैक्ट इन आवर फैमिली ऑल्सो वी फेस दिस काइंड ऑफ इशू, जहाँ पर लोग इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है। तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि कितना तेजी से ये चीज़ इन्फ्यूज़ हो चुकी है हम लोगों की फैमिलीज़ और हम लोगों के घर परिवार में। सो इट्स लाइक एन फाइट अगेंस्ट कि आपको ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसको लेकर के इट्स लाइक एन एक मिशन के जैसा हम लोग काम कर रहे हैं। एवरी सिंगल डे वी एंगेज मोर देन एक हेक्टर वाली जगह जिसको आप बोल सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने की अपनी तरफ से पूरी जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, राजीव दीक्षित जी की आपको सबसे बढ़िया बात कौन सी लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके? उनकी एक बात नहीं, उनकी हज़ारों बात बहुत अच्छी एक लगती बात आप बताइए जो आपको आपको दिलो जान से अच्छी लगती है, जो आप अगर उनको सुनते हो तो। है। उन्होंने जब भी इस बारे में बात करी कि एक गाय रख लीजिए और गाय की सेवा करिए एंड देन सी दैट व्हाट विल हैपन टू योर फार्म्स एंड फील्ड्स। एक उनका स्टेटमेंट था जहाँ पर आप अपनी गाय की एक सेवा करेंगे तो भी आपको उससे जो मिलेगा, बिकॉज वो एक माँ का दर्जा है उस गौ माता के पास, तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा आप वो समझ नहीं सकते। अब जैगरी पे बहुत बातें हो रही है सर, मतलब आपने 10 साल दिए जैगरी पे, तो एक आखिरी सवाल जैगरी के ऊपर बन रहा है कि 2 तरह की जैगरी आ रही है आजकल, एक तो ब्लैक जैगरी और एक ब्राउन जैगरी, तो अब कौन सी ले? देखिए हमारी कंट्री में बहुत वर्सेटाइल कंट्री है ना। महाराष्ट्र में और इस तरफ यदि हम कर्नाटका की साइड बात करें तो यहाँ पर गन्ने का जो कलर है ना वो डिफरेंट है, थोड़ा डार्क इन कलर है। तो उसका जो जूस निकलता है वो डार्क इन कलर होता है, उसकी वजह से उसका कलर है। वेरेज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाली साइड में बात करें तो वहाँ का जो गन्ने का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश साइड है। तो इस कलर कलर की वजह से बाकी कुछ भी, पर ये तो बोला जा रहा है कि ये ब्राउन वाला ब्लैक वाला थोड़ा ज्यादा बढ़िया है। ये सब मार्केटिंग है। इट्स लाइक साउथ वाले चाहेंगे कि वेस्ट वाले चाहेंगे कि भाई हमारा अच्छा हो, नॉर्थ वाले चाहेंगे कि हमारा अच्छा हो, इस काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक दोनों दोनों अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं and दोनों में वो सारे गुण हैं जो आपने क्लियर कर दी ये बात, तो चलो मेरे को भी कंफ्यूजन था इसमें तो। नहीं। सो सर, जैगरी और शुगर दोनों शुगर कैन से बनता है, गन्ने से बनता है, तो हम शुगर को तो खराब बोल रहे हैं और जैगरी को अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका ये। पहली चीज़, दोनों एक ही उनका रॉ मटेरियल एक ही है, बट आगे प्रोसेसिंग है। वंस यू ऐड एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है वो उसको डिफ्यूज कर देता है। सो जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो जो पहला प्रोसेस बोलते हैं, उसमें जैगरी ही बनती है गन्ने से, और उसके बाद के अदर प्रोसेस यानी केमिकल प्रोसेस करके उससे फिर शुगर वगैरह बनता है। तो मतलब अपन इसको कंक्लूड करें तो अगर ऐसा हो सकता है कि एक गन्ने से अगर 1 किलो जैगरी बनती है तो एक गन्ने से 100 kg शुगर बनती है, तो ज़्यादा बन रही है, इस वजह से वो सस्ती है और उसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं इसलिए वो खराब है। नहीं, इसकी प्रोसेसिंग का गेम है पूरा। यदि प्रोसेसिंग में वहाँ थोड़ा हार्डवर्क है, जिसमें पूरा उसको जूस को कन्वर्ट करने में उसको बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद होता है वहीं देयर इज वहाँ पे पूरा ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू फास्टेस्ट तरीके से काम हो रहा है। यहाँ मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू काम हो रहा है, वहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं। सो इट्स लाइक इन द कॉस्ट इज रिड्यूस बाय द मशीन्स रेदर देन दिस। सो और प्लस ये सेफेस्ट है, इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है। इसको बहुत प्योर तरीके से, मतलब इसको गन्ने के जूस को गर्म करके उबाल करके उसको पकाया जाता है, और पकाने के बाद एक उसमें जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें कि उसको भिंडी के बीज के पानी के साथ से उसको उसके केमिकल एक प्रोसेस रहता है, उसकी गंदगी जिसको बोलते हैं उसको हटाया जाता है। वेयर इज इन केमिकल प्रोसेस देर इन बहुत ही खराब तरह के केमिकल्स उसमें। क्या जैसे आप बताना चाहोगे केमिकल क्या होते हैं? बहुत ही मैंने कभी उस प्रोसेस को उतना डिटेल के से, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जिसमें मैं बोलूँगा कि वो केमिकल यूज़ करके उसकी गंदगी को हटाया जाता है। वेयर इज इन दिस प्रोसेस ओनली भिंडी का बीज का पानी डाल करके उसको किया जाता है, साफ़ किया जाता है उसकी गंदगी को हटाने के लिए। तो सेफेस्ट फॉर ह्यूमन यदि हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक जैगरी होगा, या फिर नेचुरल तरीके से बनाया गया जैगरी और जैगरी पाउडर। तो करण सर, आप 100 पहले आपने 100 फार्मर के साथ शुरुआत करी थी, आज 500 फार्मर के साथ जुड़े हो आप, तो बहुत चैलेंजेस फेस हुए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस होता है जब आप किसी फार्मर के साथ में काम करते हो? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द कंट्री की साइड पे हम बात करें, हमारे देश की इकोनॉमी की हम बात करें, तो 60% से ज़्यादा इकोनॉमी हमारी फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है। और यदि हमारी कंट्री को हमें बोला जाए कि बिल्कुल विश्व के टॉप स्तर पे लेके आना, तो सबसे पहले हमारे इस
मैकेनिज्म यानी कि कल्टीवेशन प्रोसेस और फार्मर्स बेनिफिट, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होगा। और जो मुझे समझ में आता है, यदि हम आयुर्वेद और ऑर्गेनिक इन दोनों को हम साथ लेके काम करते हैं तो बेस्ट फॉर्म वो ऑर्गेनिक करने से एक फार्मर की इनकम को बेटर करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस में। डेफिनेटली हमें स्ट्रगल हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, बिकॉज फार्मर वॉज नेट रेडी इन टू इट। जब तक हमने उनको करके नहीं दिखाया, प्रूव नहीं किया, तब तक उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। वंस वी प्रूव इट देन दे आर इंटरेस्टेड। फिर वो खुद ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। जहाँ एक को पहले जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, वो अपने साथ 10 को लेके आए, वो 10 100 को लेके आ गए, and वो 100 आज 500 के लेके आ गए। तो डिफिकल्ट तो सर हर किसी काम को शुरू करने में होता है, बट वी डिसाइडेड ऑन दिस फैक्टर कि ये हमें करना है। हमें इस लैंड को 100% ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कराना है और उसके साथ साथ फार्मर का बेनिफिट देखना है, उसकी इनकम को ग्रो करना है। 30,000, जब मेरे को ध्यान है शुरू में 30,000 बीघा भी नहीं कमा पाता था, आज वो हमारे से लाख रुपए बीघे तक भी कमा रहा है। तो विच इज गिवन दैट काइंड ऑफ इनकम, सो कोई फार्मर ऐसा नहीं होगा जो, और ये नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ये सब चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को आप हेल्प भी कर रहे हो, बट एक छोटा सी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब आप प्रोडक्ट बेचोगे, कि आप प्रोडक्ट बेचते हैं ऑर्गेनिक, तो थोड़े से महंगे प्रोडक्ट हो जाते हैं। मान लो कि आटे की बात करें तो 25 रुपये के जी भी आटा मिलता है और 60 रुपये के जी भी आटा मिलता है, अगर ऑर्गेनिक के नाम से अपन बेचेंगे। और इंडिया में आज भी कितने टैक्स पेयर आपको पता है? शायद लगभग ये कुछ लाखों में ही होंगे, लाखों में ही है। बिल्कुल। बाकी इंडिया, तो मैं तो नहीं बोल रहा, तो गवर्नमेंट का डेटा है। अब बाकी जितने भी लोग हैं सब ये चाहते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ मिले। तो फिर अब उसके पास पहले ही पैसे नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक पे कैसे जाएगा सर? ये आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक नीश ऑडियंस को ग्रैब कर लिया है जिससे आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे हेल्प करोगे सर? नहीं, सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, मैं आप मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, अमीरों के लिए भी बात कर रहा हूँ, और जो पैसे नहीं भी कमा पा रहे, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ पहली बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूँगा। हमने इस बात को कभी भी ये फोकस नहीं किया कि ये केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होना चाहिए। फूड इज़ जस्ट लाइक एन बेसिक ह्यूमन राइट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, और वो उसको सबसे सेफेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म में मिलना चाहिए। एंड साथ साथ वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। दिस इज़ द फैक्ट। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि बहुत ही पर्टिकुलर, इस जैसे हमारी कंट्री के अंदर भी हम बात करें कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन एन, एक उनके पास एक पॉकेट में उनका एक जिसको हम बात करें कि एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन के उसके अंदर उनको अपना पूरा परिवार पूरा महीना निकालना है, और उसके अंदर वो अपना सबसे ज़्यादा जो बजट कट करता है वो फूड के ऊपर कट कर। वेर आई विल सजेस्ट कि फूड के ऊपर उतना मत कट करिए। फूड अच्छा खाइए, कम खाइए, शुद्ध खाइए, प्योर खाइए, बेटर खाइए। वो प्राइस, उसको जो प्राइस दे रहा है वो उसकी किसान की मेहनत की प्राइस दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि किसी भी चीज़ को 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचा जाए। एक मिनिमल मुनाफे के साथ उसको बेचा जाए, सो दैट इट विल बी एन इकोनॉमिकल फॉर एवरीवन। फूड सेफ होना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सो दैट एवरी पर्सन कैन हैव द गुड फूड इन देयर डाइट। हमारा जो मिशन है वो केवल एक यही मिशन नहीं है सर कि केवल हम किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट या पर्टिकुलर एक टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग फॉर एवरीवन। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम ऐसा जोड़ें, उनकी इनकम को बेटर करें। जो एक गैप है इन बिटवीन कंज्यूमर एंड फार्मर के बीच का, उस गैप को हमने कट किया है, और उसकी वजह से कॉस्टिंग कट हुई है। कॉस्ट कट होने की वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर भी रिडक्शन होगा ही होगा, एंड बेनिफिट उसका पूरा फार्मर को जा रहा है। करेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर। मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है, अगर ऐसे ही थॉट प्रोसेस सबके बाहर निकल के आने लग गए तो शायद इंडिया बहुत जल्दी बदल जाएगा। 2047 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक मैं खुद मानता हूँ एज एन फूड एंटरप्रेन्योर, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये काम केवल एक फूड एंटरप्रेन्योर या फूड बिजनेस ओनर ही कर सकते हैं। यदि हम लोग केवल सही तरीके से अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट फूड इन क्लास देना स्टार्ट कर दें, तो एंड ऑफ द डे जो एक अननेसरी एक डिमांड जो है, और यदि हम बात करें कि लॉजिकली मैं इस बात को बात करूं, यदि फूड अनअडल्ट्रेटेड फॉर्म में या उसको पॉइजनस फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं होगा, तो इट्स लाइक एवरीवन इज हैप्पी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके ऊपर काम करें कि हमें इसको कन्वर्ट करके कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है। आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं, जैसे आपको माइंडसेट का इशू नहीं आता है क्या सर, कि ऑर्गेनिक का फूड है और ये नॉर्मल फूड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम ही तो है?
क्या लोग आज भी इस बात पे मानते हैं कि ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों सब सेम है? बिकॉज देखिए इसमें क्या है, जहाँ एक मार्केट हो जाता है, जहाँ पर एक फेयर वैल्यू मिलने लग जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो एक वो किसी ना किसी के लिए एक एडवांटेज के जैसा भी वर्क करेगा, तो वो एडवांटेज उठाने की कोशिश भी करेंगे। सो जो सो कॉल हैं ऐसे लोग भी जो एडवांटेज उठाने की, वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि टेक एन एडवांटेज की उसको ऑर्गेनिक नहीं है और उसको ऑर्गेनिक बोल के बेचना, विच इज़ आई थिंक अ रॉन्ग प्रैक्टिस। नहीं करना चाहिए ऐसा लोगों को। वेयर आई बिलीव, बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर मेरा पर्सनली मानना है कि हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक खाने वाले वो लोग हैं आज की तारीख में जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है, यानी कि किसी को बहुत मेजर प्रॉब्लम है और वो ऑर्गेनिक खाने के लिए मजबूर है। सो प्लीज़ डोंट डू फॉर। तो ये तो वही बात होगी जो हमने फर्स्ट में बोली थी कि दो चीज़ के लिए आयुर्वेद बना है, एक तो बीमारी को ठीक करने के लिए और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो पहला वाला तो हम भूल गए हैं, दूसरा वाला हमें याद है कि अगर हम कोई बीमार हो जाएंगे तो हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। यस, बिकॉज फैक्ट ये एक बहुत मिसकंसेप्शन सा बन चुका है कि ऑर्गेनिक महंगा होता है। ऑर्गेनिक महंगा नहीं है, ऑर्गेनिक को महंगा बना दिया गया है। तो ऑर्गेनिक इज़ नॉट एक्सपेंसिव। आई डोंट टोटली डोंट बिलीव दिस। क्या देखे लेबल में हम लोग, जैसे एक आम आदमी क्या देखे, आपके लेबल में क्या देखे और किसी के भी लेबल में क्या देखे कि पता लग जाए कि ये ऑर्गेनिक है? यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को। ऑर्गेनिक को बाय करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है उसके फ्रंट पे एक लोगो रहता है जिसको हम इंडियन ऑर्गेनिक, जिसको कि एपिडा द्वारा कंट्रोल किया गया है ये। और जिसमें एक पूरा ट्रेसनेट के थ्रू, इसको एक ट्रेसनेट का एक सिस्टम है जिसके थ्रू इसको प्रॉपर एक अडेप्टेशन दी गई है, जहाँ पर आप फार्म पे आपने कितना उगाया वो पूरा डेटा इसमें जाता है। उस डेटे को आपने उसके बाद उसको प्रोसेस करके क्या आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बचा वो डेटा आपके पास होता है। एंड देन उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है, वो डेटा आपके पास होता है। यानी कि आपके अकाउंट से जैसे ही वो, इट्स लाइक एन बैंक अकाउंट, यू पुट योर मनी इनटू इट एंड यू आप जैसे विड्रॉ करेंगे तो बैंक में से खाली हो गया। सेम इसी तरीके से वो इतना ब्यूटीफुल ये सिस्टम बना हुआ है और उसको ये प्रूफ करता है। जो ये टैग्स एंड लोगोज रहते हैं वो आपको चेक करना चाहिए। इंडियन ऑर्गेनिक का एक लोगो होता है, वो उसमें रहेगा। हम लोग जो काम करते हैं वो एज पर यूएसडी ऑर्गेनिक, यानी कि अपने यूएस ऑर्गेनिक के हिसाब से ग्रो करते हैं। इसमें कि यूरोपियन यूनियन का भी एक लोगो रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। यदि आप इनको चेक करते हैं और फाइंड आउट होता है कि ये लोगो है, यू कैन बाय द प्रोडक्ट, इट विल बी इन सेफ विद, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं। एपिडेस को पूरा कंट्रोल करता है, तो इसमें बहुत ही लेवल पे इट्स लाइक इन पेनल्टीज है। एक स्ट्रिंजेंट है कि यदि कोई भी इसमें किसी के साथ धोखा करेगा, इट विल बी हार्मफुल फॉर द कंपनीज, उन कंपनीज के लिए नुकसानदायक होगा। प्लस यदि ये लोगोज नहीं है और समवन इज क्लेमिंग ऑर्गेनिक, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं एपिडा के पास, जिससे कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट में नहीं होता कंप्लेन का? नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर आप इसको ऑर्गेनिक, केवल ऑर्गेनिक लिख करके आप उसको नहीं बेच सकते विदाउट प्रॉपर सिस्टम। जो एक सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें आप ऑर्गेनिक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें पूरा कंट्रोल एक फार्मिंग है, उसके बाद उसकी पूरी प्रोसेसिंग है, उसके बाद उसका पूरा एक मार्केट है। सो इट्स लाइक, सपोज करिए किसी फार्म पर 100 किलो गेहूं हुआ और ऑर्गेनिक किया उसने, तो वो 100 किलो गेहूं यदि वो उसके पास से निकल के किसी के पास गया, उसके उसके अकाउंट से उठ के उसके अकाउंट में जाएगा और फिर उसके अकाउंट से उठ के वो कस्टमर के पास जाएगा, एंड देन इट्स जीरो। तो मतलब वापस में तो उसका रिसाइकल नहीं होगा, मतलब जो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया वो वापस फैक्ट्री में नहीं जाएगा और हमको वापस नहीं बटेगा? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फूड सेफ्टी, फूड के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद ने एक बात बोली कि आटा 24 रुपये का भी मिल रहा है, 30 रुपये का भी मिल रहा है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन देता हूँ अभी आप ही के इसी प्लेटफॉर्म पे। 23 रुपीज़ टू 24 रुपीज़ गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस है, बेयर एमएसपी जिसको बोलते हैं। अब उसको ले जाकर के किसान किसी वेंडर को देगा या किसी बायर को, सप्लायर को, जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको देगा। वो मैन्युफैक्चरर उसको क्लीन करेगा, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ऐड होगी। उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, देयर इज एन सर्टेन कॉस्ट इनटू इट। देन उसको पैक करेगा, देयर इज एन कॉस्ट इनटू इट। तो वो किसी भी कंडीशन में 35 रुपये से नीचे तो पड़ना ही नहीं है कंज्यूमर आपके घर तक पहुंचाने के लिए। मेरे ये मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट हुई। फिर उस मैन्युफैक्चरर को एक देयर इज एन सिस्टम जहाँ पे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग, ये सारा लोग इन्वॉल्व, मतलब इन सब का अपना एक ना एक डिसेंट मार्जिन है। तो वो यदि 40-45 रुपीज़ में आपको वो मिल रहा है आटा, तो वो आपको प्योर मिल रहा है। अब यदि उससे नीचे आपको कोई भी चीज़ मिल रही है, तो जो अभी आपने बोला कि वो वापस जा रहा है, वो पैक हो रहा है, और ये सारी चीज़ें तभी होएगी कॉस्ट रिड्यूस। अदरवाइज कैसे कोई कॉस्ट रिड्यूस करके बेचेगा? यदि मेरी कॉस्टिंग यदि उसकी 40 रुपीज़ 45 रुपीज़ पड़ रही है, मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ 24-25 में? अच्छा, ऑर्गेनिक और आयुर्वेद मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्गेनिक क्या है और आयुर्वेद क्या है और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए अब इस पे जाते हैं हम।
मैं ये बात बोलता भी हूँ कि इफ इट इज नॉट ऑर्गेनिक इट्स नॉट आयुर्वेदिक। मैं तो इतना तक क्लियर बोलता हूँ, बिकॉज आयुर्वेद हमारे पास जो नॉलेज है ये सदियों पुरानी नॉलेज है। मोर देन 10,000 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंटेड वर्जन्स हमारे पास है। करेक्ट। जिसमें कि ऋषि मुनियों की बात करें, चरक ऋषि हो गए, आपके वाग्भट जी हो गए, इन्होंने तो डॉक्यूमेंटेड वर्जन्स हमारे लिए रखा हुआ है। चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी थी। तो ये ऐसी वाग्भट है। तो इसमें क्या मतलब, जैसे आपने पढ़ी है इनको सर? हाँ, मतलब ऑब्वियसली उतना डिटेल नहीं, बट यस, जितना मैंने को समझ पाया, जितना मैंने समझने की कोशिश करी, और मेरे निरंतर इसको पढ़ने की कोशिश, क्योंकि अपार इसके अंदर बहुत कुछ है। मतलब इसमें जैसे क्या लिखा होता है, मतलब मैंने जैसे मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अभी जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए, तो मैंने अभी ये प्रण लिया है कि जितने भी आयुर्वेद कौन सा ऋग्वेद, जितने भी वेद है, चारों वेद में पढ़ूंगा, पहले तो सब कुछ पढ़ूंगा, ताकि मेरे को और क्यूरियोसिटी से मैं किसी से बात कर पाऊँ। तो इनमें क्या लिखा होता है कि जैसे कोई आपको उल्टी हो गई तो ये खाना खाना है, या आपका पेट दर्द हो गया तो आपको ये खाना खाना है, या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ें लेनी है, क्या ये सब चीज़ें लिखी बिल्कुल हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन दी गई है हमारे लाइफस्टाइल को लेकर के। व्हाट इज आहार की भी डेफिनेशन दी गई है, विरुद्ध आहार और सम आहार। कौन सा आहार आपको किसके साथ मिला के नहीं खाना है। आप बहुत सरप्राइज होंगे इस बात को जान करके, जो हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आहार, मतलब एक फूड इंग्रेडिएंट जिसको हम सब जानते हैं, और हमारे किसी भी आप पार्टी बोलिए, शादी ब्याह, कुछ भी बोलिए, उसमें वो बहुत पॉपुलर है, दही एंड बड़ा। एंड वो विरुद्ध आहार के जैसा है। यदि वो सर्टेन दाल के साथ बनता है और वो दही के साथ, तो दिस इज नॉट। जैसे दूध के साथ प्याज नहीं होना है, इस तरह से करीबन करीबन ऑलमोस्ट लाइक 112 to 120 के आसपास ऐसे विरुद्ध आहार हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए, और वो हमें मालूम नहीं है। आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर बेस हो गया है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग बाग कि ये बनाओ, वो इसके साथ उसको मिक्स कर दो, उसके साथ उसको मिक्स कर मतलब दो, खुद की थ्योरी बना रहे हैं खुद अभी। की थ्योरी बना रहे हैं, विच दे डोंट नो दैट दिस इज राइट और नॉट। और उसमें कोई वॉच नहीं है, उसमें कोई समझाने वाला नहीं है। एक बड़ी एक डिफिकल्टी है कि लोगों को अभी ये जानकारी भी नहीं है कि इसको इसके साथ मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। तो आयुर्वेद में इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है कि ये आपको कंज्यूम करना चाहिए, ये आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। देयर आर तो अभी तो सर मतलब 10 12 कितने साल हो गए सर, 10 साल से ज़्यादा हो गए भी करते करते बिजनेस। हाँ, ऑब्वियसली मोर देन मैं टोटल टोटल यदि इस जर्नी की बात करें तो इट्स लाइक इन मोर देन 13 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। 13 साल की क्या लर्निंग है सर सबसे बड़ी लाइफ की? बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। अभी लगता है कि इसमें बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, और जो सीख रहा हूँ उसको मैं आगे उसको किस तरीके से उसको बेनिफिट मिले सोसाइटी को, कंज्यूमर को, हमारे साथ जुड़े हुए फार्मर्स को, उस पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी हम यदि हम बोलते हैं कि हम आज 1 हेक्टेयर पर डे के ऊपर आ गए हैं, मैं इसको चाहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में हम इसको 5 हेक्टेयर पर डे पे पहुँचें। एंड आने वाले टाइम पर ऐसा टाइम भी हो जब कंट्री का हर एक कोना ऑर्गेनिक ग्रो कर रहा हो, और सबको ऑर्गेनिक एक बहुत फेयर प्राइस में और बहुत जेन्युइन प्राइस में मिल रहा हो। सर जैसे अभी सदगुरु जी ने भी एक मूवमेंट चालू किया था कि सेव सॉइल, ठीक है, मतलब सॉइल खराब हो रही है बिकॉज ऑफ केमिकल हम जितना यूज़ कर रहे हैं, खेती अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। तो आज हमको कितना फास्ट ऑर्गेनिक पे मूव करना बहुत कितना अर्जेंट बन गया आज हमारे लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले 10 से 15 सालों में क्या होने वाला है सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सदगुरु जी का, जिन्होंने ऐसी ऐसे इस मुहिम को चलाया, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और विदाउट ऐसे किसी एक सीनियर पर्सन जिनको कि बहुत लोग सुनते हैं, जिनकी बात को अडेप्ट करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जब उस तरह के पर्सन इस तरह की किसी भी जिसको हम बोलें कि प्रैक्टिस को लेके आने के लिए बात करते हैं, तो वो सीरियस होता है बहुत। तो ये एक अच्छा एक स्टेप था सदगुरु जी का, सेफ सॉइल। उन्होंने पूरा कंट्री को भ्रमण किया उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जागरूक किया कि सेफ सॉइल को कैसे वापस रिजुनेट किया जाए। सॉइल के अंदर लाइफ है, उस लाइफ को रिजुनेट करना बहुत ज़रूरी है। और यदि इसको नहीं किया गया, वी आर ऑन दैट स्टेज कि यदि इसी तरीके से चलता रहा और कन्वर्जन नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ, तो आई एम 100% श्योर कि जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमारे से दूर हो जाएगी। सर कुछ सवाल और है मेरे इस पॉडकास्ट को लेके आपके साथ, मतलब अगले 10 साल का क्या मिशन विजन है, पहले तो आप ही बता दीजिए। सर ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को कन्वर्ट कर सकूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। दैट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम, टू कन्वर्ट मोर एंड मोर ऑर्गेनिक फार्म। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। आज यदि हम बात कर रहे हैं सर्टेन कुछ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स या एकर्स की, मैं इसको लैक्स ऑफ हेक्टेयर्स एंड एकर्स पर लेके जाने की कोशिश करूँगा।
फार्मर्स की इनकम को बेटर करने की कोशिश, एज वेल एज कंज्यूमर के लिए एक सेफ प्रोडक्ट लेके आने की कोशिश करूँगा। आई थिंक द राइट बिजनेस के अंदर हूँ मैं, और मुझे लगता है शायद मुझे लाया गया है इस बिजनेस के अंदर। आई वॉज टोटली रेडी टू डू समथिंग बेस्ट फॉर द कंज्यूमर्स एंड समथिंग बेस्ट फॉर द एवरी वन विच इज़ लाइक आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी एक दूसरे से मिलकर बनती है। इट्स नॉट कि फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट और पर्टिकुलर पेपर, वी नीड टू टेक एवरी वन टुगेदर टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो जिनकी वजह से उनके बच्चे जंक फूड को एडिक्ट हो रहे हैं? इफ़ यू रियली वांट योर कंट्री टू बी स्ट्रांग, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसको स्ट्रांग करने के लिए मेरी पूरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको जंक फूड केवल टेस्ट के लिए भी खिलाना चाहें तो उतना तक ठीक है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको उनकी इम्यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ और उनके लिए खिलाएं, जो कि आयुर्वेद में भी हैं। च्यवनप्राश उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यदि बच्चों को च्यवनप्राश खिला दिया जाए तो वो जो चीज़ उनकी अनहेल्दी डाइट में है उसको ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट फूड है वो। तो सर अगर मैगी ऑर्गेनिक आ जाए, पहले तो क्या ये पॉसिबल है? ऑनेस्ट अबाउट दिस, अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। देखिए, मैं यदि अपनी यंग एज की बात करूं तो शायद मैंने भी खाई होगी, बट यस, इसके एडवर्स कोई भी चीज़, देखिए, एक फूड दो फॉर्म में है, डेड फूड एंड लाइव फूड। वी हैव अ चॉइस टू गो विद द डेड फूड और द लाइव फूड। जो ऑलरेडी डेड है उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, सो उससे टेस्ट मिल जाएगा बट कुछ हेल्थ नहीं मिलेगी। जो लाइव फूड है उसमें बहुत कुछ है, उससे हमें सब कुछ मिलेगा। सो वी जस्ट नीड टू टेक अ बैलेंस इन बिटवीन, कि कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए तो ठीक है बट नॉट फॉर योर ओन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। सो आई सजेस्ट कि स्टिक टू योर लाइव फूड रेदर देन द डेड फूड। अगर आपको इस फूड इंडस्ट्री में कोई एक स्कैम एक्सपोज करना हो आज, तो क्या करोगे आप? इस पॉडकास्ट पे आज आपको बताना पड़ेगा सर। आई थिंक आई बी मोर इंटरेस्टेड कि जो एडल्ट्रेशन इंडस्ट्री है उसको बंद किया जाना चाहिए और बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। इट्स लाइक जस्ट लाइक एन क्राइम जैसा एक होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फूड में जितना शायद एडल्ट्रेशन होता है वो शायद और किसी चीज़ों के अंदर दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जो हमें ठीक कर सकती है और बीमार कर सकती है। और यदि वो हमें ऐसे परोस दी जाएगी कुछ भी करके, सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी है। यदि मैं इसको कहना चाहूँ कि एडल्ट्रेशन एक ऐसी एक इंडस्ट्री है, एडल्ट्रेट इंडस्ट्री, उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बननी चाहिए, सो दैट जो एक सेफ फूड लोगों तक पहुंच सके। एब्सोल्युटली। मान लो सर अगर आज कोको कोला बैन हो जाए इंडिया में, गवर्नमेंट बोल दे कोको कोला बैन, आज से नहीं पियेंगे, तो इंडिया क्या पिएगा सर? आई थिंक नींबू पानी से बढ़िया कुछ नहीं है। और हम लोग बहुत फेवरेट है हमारा सबका, सो मेरे ख्याल से शायद कोक को भी सोचना चाहिए कि लेमन का कुछ बना करके दें, जो हमारे लोगों की हेल्थ के का लिए वो लिमका देने लग जाएंगे। नहीं, लिमका नहीं, नींबू से होना चाहिए, सो दैट फार्मर की इनकम भी ग्रो करेगी। करेक्ट। मैं तो मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं उनको नींबू पानी पिलाता हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बता नहीं रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल होना भी सर ये चाहिए। नींबू से अच्छा कुछ आई थिंक कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। मुझे पर्सनली बोलूँ तो मेरे को भी लेमन, हनी, आप ब्लेंड करके देखिए, इतना ब्यूटीफुल ड्रिंक बनता है। कोई आपकी ड्रिंक बताओ, कोई आपकी रेसिपी बताओ एक हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कि आपने जिसको आजमाया हो ऑर्गेनिकली और वो आपको आपका इम्यून सिस्टम उस पर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो। आई थिंक टी का एक जो फॉर्म है जिसमें हम लोग मिल्क डालते हैं, उसको आप मिल्क को हटा दीजिए, उसकी जगह आप लेमन, जिंजर, तुलसी, हनी आप बना के देखिए। इट्स लाइक एन ये अमेजिंग लेमन टी हो गई, ये लेमन टी है, बट इट इज़ लाइक एन वंडरफुल ड्रिंक। तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट मिलता है। बिल्कुल 100%। और जिंजर भी उस तरीके से काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। लेमन ऑल्सो वर्क एज एन डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर के लिए वर्क करता है, एज वेल एज हनी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करता है। सो ये सारे वो इंग्रेडिएंट हैं। और यस, टी का एक जो ब्लैक टी का जो फॉर्म है वो भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। विद मिल्क नहीं होना चाहिए। मिल्क नहीं चाहिए, क्यों? मिल्क से क्या बुराई है सर? आई थिंक कुछ फॉर्म्स, जैसे मैंने बोला सम और विषम, आयुर्वेद में उस बात को बोला गया है, मिल्क उसके साथ नहीं मैच करता है। आई थिंक बट कहाँ प्रूवन है, मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूवन या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं लिख के दिया हो कि दूध के साथ चाय नहीं पीनी है, चाय की पत्ती डाल के नहीं पीना है? मैं इसको एक आयरनी के जैसा भी मानता हूँ कभी कभी, कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रिटन थी, डॉक्यूमेंटेड थी, बट वो आज नहीं है। हटा दी गई। हटा दी गई इन टर्म्स ऑफ जला दी गई।
तक्षशिला देखिए आप, उसके बाद दूसरे देखिए, ग्रंथ थे वहाँ पर, सब कुछ था, रिटन डॉक्यूमेंटेड, सारा कुछ लिखा हुआ था हमारे पास। उसको प्रूव करने के लिए आज हमारे पास कुछ नहीं है। से ये आयरनी है, सब कुछ था वहाँ पर, एवरीथिंग इज रिटन, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है। स्टिल देयर इज सो मेनी, अभी उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं और जिनमें ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, बट कितना होगा उसमें, आप ये सोचिए क्या क्या होगा उसमें। सही है। तो आज के टाइम पे सुपर मार्केट बहुत सारे हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन तो है पर सुपर मार्केट भी है। पर ऐसा कौन सा हेल्दी प्रोडक्ट है जो जंक फूड से भी बुरा है? हेल्दी फूड जो जंक फूड से भी बुरा है, आई थिंक उसको हेल्दी बना दिया गया है, वो हेल्दी है नहीं, वो बहुत ख़राब है। जैसे टू बी ऑनेस्ट, यदि मैं इधर यहाँ बोल दूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है, तो आप वो वैसे बता सकते हो कि उसको ब्रेकफास्ट लेते हैं? हमने उसको एक सप्लीमेंट के जैसा ले रखा है, और कहीं भी जिम जा रहे हैं तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और बस बॉडी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और वो एक हेल्दी सप्लीमेंट के जैसा बताया जा रहा है, बट इट इज़ सो अनहेल्दी। उससे अच्छा बहुत कुछ हमारे आयुर्वेद में है, जिसमें अश्वगंधा हो गया, शतावर है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच नीड टू कंज्यूम। और आपको यदि इस तरह का कोई भी सुपर फूड जिसको बोला जाता है, यदि इनको सुपर फूड बनाए तो ज़्यादा तो बेटर। आपकी तरफ से कौन सा बेस्ट फूड होता है, मतलब क्या फूड सबसे बेस्ट है? आई थिंक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही सारे, ऑर्गेनिकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स। आंवला इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इसके अलावा भी बहुत है, एलोवेरा इज़ वन ऑफ द फेवरेट। देन सी बकथॉर्न है, जिसको एक बहुत ही रेयर हर्ब है और लेह लद्दाख में होते हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने भी इसके बारे में बोला है, और बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें कि ओमेगा 3, 6, 9 एंड एज वेल एज रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ओमेगा 7। इसके अलावा विटामिन सी, ए, के, ई, दीज आर द विटामिन आर अवेलेबल इन दिस ब्यूटीफुल फ्रूट। लेह लद्दाख में पाया जाता है, बहुत रेयर होता है। ओनली 21 डेज की एक हार्वेस्टिंग साइकिल मिलती है इसकी, उसी में आपको निकालना पड़ता है पूरे साल। और कहीं ना कहीं इसको संजीवनी बूटी के साथ भी जोड़ कर देखा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार करण सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत टफ जॉब है, ठीक है, पर आप 10 सालों से इसको निभा रहे हैं और आगे मिशन विजन भी बहुत अच्छा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा हो। ऐसा मिशन विजन अगर शायद मैं बहुत सारे फाउंडर के साथ में काम करता हूँ, मैं उनको वापस बोलना चाहता हूँ, जो अपना मिशन आपने लिया है, जो आप इस पॉडकास्ट में आके बोलते हो, उसको बरकरार रखना अगले 10 साल तक, तो शायद देश की तरक्की बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि लोग मिशन विजन जो भी रखते हैं उससे भटक बहुत जल्दी जाते हैं। हमने फाउंडर्स जिनकी शुरुआत इसलिए करी है, और हम ये बार बार याद दिलाते हैं फाउंडर को कि जिस दिन आपने सपना देखा था, क्या वही सपना आज आप जी रहे हो? अगर नहीं जी रहे हो तो वापस रिवाइंड करो, देखो कि आपने क्यों कंपनी की शुरुआत करी थी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्टिंग के लिए, और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को, या उन ऐसे बहुत हज़ारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो देश की धरोहर है वो आयुर्वेद है, और इस आयुर्वेद को विश्व मंच तक लेके जाना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सोच करके इसी तरीके से यदि हम फूड के ऊपर काम करें, देयर इज़ एन ह्यूज मार्केट, 8.8 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड है जिनको फूड चाहिए और प्योर फॉर्म में चाहिए। ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, जो कि कुछ सालों में हो भी जाएगी। उनको भी फूड चाहिए, फेयर एंड उस फॉर्म में चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, किसानी से पीछे नहीं भागें, खेती करिए, खेती में बहुत कुछ है, और हमारी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर बेस है। यदि हम इसको सही तरीके से कर लें, सो विल बी द, जो मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत का, वो 100% 47 में आई कैन गारंटी कि वो 40 से पहले कंप्लीट हो जाए, यदि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से हमने काम किया था। सारे एस्पायरिंग फाउंडर के लिए एक ही शब्द है इस पॉडकास्ट में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसी वर्ड को याद कर लेना, कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, बाकी का आगे आप खुद ढूंढ लेना। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, फॉर थैंक यू कमिंग इन वेरी दिस मच, शो। थैंक यू वेरी मच सर।